मीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर देश को संबोधित किया और कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ ये जंग भी जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें और जागरूक होने की आवश्यकता है, जरूरत है, ताकि देश को लॉकडाउन से बचाया जा सके। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर सियासी वार में जुट गया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि कोरोना पर मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। प्रियंका वाड्रा ने यह भी कहा है कि देश में ऑक्सीजन की भारी कमी है और मोदी सरकार ने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट कर दिया है। हालांकि पीआईबी के फैक्ट चेक में उनका यह दावा झूठा साबित हो गया है, क्योंकि जिस ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट हुआ वो इंडस्ट्री के इस्तेमाल की होती है, जबकि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली मेडिकल ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट बहुत कम मात्रा में हुआ है। सवाल यह भी है कि क्या भ्रम फैला के, डर फैलाकर सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में भी हालत बहुत खराब है, हालात बहुत बुरे हैं। तो फिर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इन राज्यों को सलाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो आज कोरोना पॉलिटिक्स पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना के नाम पर सियासत जिंदाबाद। एक तरफ लोग ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सियासतदान अपने क्रेडिट के लिए, यानी अपनी पॉलिटिकल क्रेडिट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना पर मचे हाहाकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है, लेकिन पूरा देश मिलकर हौसले और तैयारियों से ये जंग जीतेगा। जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एहसास है। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सरकार पर हमलों की छड़ी लगा दी, तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। ये सरकार आईएसआई से बात कर सकती है, विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती। जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही है। ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, वहां किस प्रकार से अपने फेल्ड प्रोडक्ट को बेचा जा सके, फिर से उसे एक राजनीतिक रूप से लॉन्च किया जा सके, उसी का प्रयास आज पुनः गांधी परिवार कर रही है। बहुत दुख की बात है कि जब पूरा देश इस कोविड महामारी से लड़ रहा है, तकरीबन पूरा देश, तब एक परिवार, नेहरू गांधी परिवार, और खास तौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे समय में राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं। और सोनिया गांधी जी ने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया, लेकिन क्या उन्होंने देश को संदेश दिया कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए? क्या उन्होंने कोई तस्वीर अपनी डाली? क्या मैसेज करा? नहीं करा। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? महाराष्ट्र सरकार भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से परिस्थिति है उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा, कहते हैं आप, तो किस तरह से लोगों की जानें बचाई जाएंगी? उधर केजरीवाल सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का दावा कर रही है और केंद्र से मदद की अपील कर रही है।
ये आरोप भी लग रहा है कि किसान आंदोलन के चलते दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत आ रही है, क्योंकि किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर सड़क घेर कर बैठे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। यहां के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया, जिसके चलते कुछ देर के लिए सप्लाई ठप हो गई और 20 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या महामारी में भी सियासी मौका ढूंढा जा रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है भ्रम तोड़ने वाले विश्लेषण का। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि 9300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट का दावा किया गया, लेकिन मात्र 12 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ है। मुफ्त वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। सरकारी हॉस्पिटल में हर उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन अभी भी लगेगी। बढ़ता हूं आगे। केंद्र सरकार पर कोरोना को लेकर फेल होने का आरोप लगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोरोना की भयावह स्थिति है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और आप लगातार देखिए महाराष्ट्र का जो एंगल है या फिर चार्ट जो जिसे हम कहते हैं, जो ग्राफ है, वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, वो नीचे आया ही नहीं है। यह भी स्थिति गंभीर है। सवाल उठाया गया कि एक साल में मोदी सरकार ने क्या किया। एक साल का समय सभी राज्यों के पास भी था, उन्होंने क्या किया? तो यानी कुल मिलाकर ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। अगर मैं इसको साफ तौर पे बोलूं, विश्लेषण का अंतिम शब्द यही है कि ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। जूही सिंह है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। राघव चड्ढा मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। और मेरे साथ सुब्रास्टा जुड़ेंगी, जानी मानी लेखिका, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं अभय दुबे। अभय दुबे, कुछ फैक्ट चेक कर लेने चाहिए। आज सुबह सुबह प्रियंका जी की तरफ से बयान आया और लगातार उन्होंने एक एएनआई को इंटरव्यू दिया। उसके बाद हम ट्वीट्स भी देख रहे हैं लगातार कांग्रेस प्रवक्ताओं के। उसमें कहा गया कि 9300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, वो मेडिकल ऑक्सीजन तो है नहीं। क्या आपको लगता है कि भ्रम फैलाकर और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को इलेट कर कर, उसको बढ़ाकर स्थिति को काबू पाया जा सकता है? अमीश देवगन जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, अगर एक बार जो टीवी 18 ने खबर दिखाई है उसी को आप अगर इस समाचार में बता देंगे। प्रधानमंत्री जी का कल का वक्तव्य, उन्होंने अपने कल के संबोधन में कहा कि हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लगातार मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भली भांति लोग जानते हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की जो बैठक कोविड-19 में के लिए कंस्टिट्यूट की गई है, उसके मिनट्स देख लीजिए 15 अप्रैल के। उसमें साफ उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के पास आज जो प्रतिदिन का प्रोडक्शन है वो 7,500 मीट्रिक टन का है। लगभग 3,882 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन लग रही है, 2,200 मीट्रिक टन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लग रही है और ऑक्सीजन सरप्लस है। तो इस हिंदुस्तान के साथ षड्यंत्र ये किया कि समय रहते उस ऑक्सीजन की मैपिंग नहीं, ये षड्यंत्र किसने किया? आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ षड्यंत्र किया, भारत के साथ नहीं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, भारत के साथ षड्यंत्र किसने किया? भारत के साथ मोदी सरकार ने यह षड्यंत्र किया। वो जानते थे गुजरात में 488 मीट्रिक टन बनती, झारखंड में 434 मीट्रिक टन, महाराष्ट्र में 991 मीट्रिक टन, उड़ीसा में 340 मीट्रिक टन, हिमाचल में 120 मीट्रिक टन। मैपिंग नहीं की गई। अमीश देवगन जी, आपके जैसे मूर्धन्य पत्रकार को यह बात देश के सम्मुख रखनी चाहिए कि अगर समय रहते मैपिंग की गई होती और निर्धारित किया होता कि कैसे हमको एक स्थान से दूसरे स्थान इस ऑक्सीजन को पहुंचाना। और आज भी मैं दावे से कहता हूं कि सरप्लस ऑक्सीजन है। उस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में मिनट्स में यह तक लिखा गया कि 50,000 मीट्रिक टन का स्टॉक हिंदुस्तान के पास है। जी। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सरकार का है, उस पर प्रतिपक्ष को अधिकार है। बिल्कुल, प्रतिपक्ष को अधिकार है कि वो सरकार से जवाबदेही ले। प्रतिपक्ष का संपूर्ण अधिकार है, वो सारी जवाबदेही ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे 20 सेकंड में एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने बोला कि नरेंद्र मोदी ने स्थिति को खराब कर दिया, यही आपका तात्पर्य है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र में आप ही का शासन है, आप ही की सरकार है,
हालांकि आप तिहाई पार्टनर ही सही, लेकिन पार्टनर है आप। छत्तीसगढ़ में आप ही की सरकार है। वहां पे किसने रोका था? वहां पे किसने रोका था, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों जगह भयावह स्थिति है। महाराष्ट्र में कोविड के नंबर सबसे ज्यादा अधिक है और उनका ग्राफ, उनका चार्ट कभी नीचे ही नहीं गया है। इस पर जवाब दे दीजिए 30 सेकंड के अंदर। अमीश देवगन जी, देखिए हुआ यह है, आप उठा कर देखिए 21 फरवरी को पहली बैठक प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अपने राजनीतिक दल की। वहां जब 15,000 केसेस थे और पूरी तरह सरकार, सारी सरकार अबे जी, नरेंद्र मोदी ने क्या करा, बीजेपी ने क्या करा, मैं संबित पात्रा से पूछूंगा और उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने महाराष्ट्र को लेकर क्या करा था, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। मैं ये जानना चाहता हूं जो आपने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो करा वो केंद्र में क्यों नहीं कर पाए, ये संबित पात्रा की पार्टी, इनसे पूछूंगा। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, बताइए, प्लीज बताइए। और राहुल गांधी जी जो ट्विटर पर डेली कुछ लिख रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, अपनी बाकी सरकारों को वो एडवाइस दे रहे थे, नहीं दे रहे थे इस दौरान? ये भी मैं जानना चाहता हूं। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। हाँ बिल्कुल। प्रियंका जी ने क्या एडवाइस दी? मेरी सुन तो लीजिए। केंद्र की सरकार को भली भांति पता था 3 स्तर पर। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च अमेरिका की रिपोर्ट के आधार पर कि 58 करोड़ तक केस हिंदुस्तान में आ जाएंगे इस समय तक। सीरोलॉजिकल सर्वे जो 2 फरवरी को किया था सीरम ICMR ने, उसमें बताया गया था कि 30 करोड़ लोग तक इन्फेक्टेड हिंदुस्तान में हो चुके। TV18 ने अपने पोर्टल पर वो खबर प्रकाशित की है। दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण, समूचे विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे कि अमेरिका, नहीं, मुझे पता है समूचे विश्व के वैज्ञानिक क्या कह रहे थे। मैंने जसलोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर से भी बात करी थी, उसने स्पेनिश फ्लू के साथ भी इसको कंपेयर करा था। वो बात आपकी है। ये आप जो बातें कह रहे हैं ये थ्योरेटिकल बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं कि जमीन पे क्या करा गया। देखिए, मैं समय को काउंट करूं, पिछले 4.5 मिनट से मैं आपके पास हूं। मैं देखिए, अबे जी, हम समस्या के निदान के लिए बैठे हैं। एक बार बात रखने दीजिए, आपके सब उत्तर आएंगे। अरे कितनी देर बात रखने दूं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र को लेकर आपने क्या करा, आपको सार्वजनिक पटल पे रखिए। आप महाराष्ट्र को लेकर आप क्या करा, आपको मैं बताऊं, 40 दिन पहले जब पूरे देश में 18,000 केस आ रहे थे, 12,000 केस महाराष्ट्र से आ रहे थे। ये सच्चाई है। देखिए, इसमें दोषारोपण नहीं है, इसमें स्थिति को काबू करने की बात है। स्थिति को काबू करने की बात है। मैं चुनौती देता हूं, आप आश्वस्त होंगे मेरे जवाब से। मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद पूरे शो में बोलने का मौका मत दीजिएगा। 3 स्थितियां थी जो किसी राज्य के सरकार के इख्तियार में नहीं थी अमीश देवगन जी, इस बीमारी से लड़ने के लिए। रेमडेसिविर का उत्पादन, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,80,000 प्रति माह इंजेक्शन की है। 7 कंपनियां बनाती है, केंद्र सरकार उसको कंट्रोल करके बैठी थी। उन्होंने प्रोडक्शन घटाया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। उसको एक्सपोर्ट किया, केंद्र सरकार मौन सादे देखती रही। दूसरा बड़ा मेरे पास सवाल है कि ऑक्सीजन मैपिंग का काम केंद्र सरकार ही कर सकती थी, राज्यों के बस में नहीं है। मध्य प्रदेश खुद रो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उसके ऑक्सीजन के सिलेंडर 10-10 घंटे रोक कर रख रही है। तो यह केंद्रीय स्तर से किया जाना चाहिए था। वैक्सीनेशन भी केंद्र सरकार के पास था अमीश देवगन जी। 5 फरवरी को इन्होंने फाइजर को मना कर दिया। ठीक है, अब आपने 10 सेकंड मांगे थे, अब आप वैक्सीनेशन पे भी आ गए हैं। अभी मैं ऑक्सीजन पर रहना चाहता था, हालातों पे रहना चाहता था। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें आपने बोला महाराष्ट्र के हालात पर प्रियंका जी और राहुल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात करके या फिर महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश करके ऑक्सीजन की समस्या का निदान हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या है, कल देश के प्रधानमंत्री ने भी माना इस बात। देखिए अमीश जी, मैं बहुत जोर से चिल्ला करके इस समय पे जब लोग परेशान हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके मनस्थिति को और खराब करूं। मैं शांतिप्रिय तरीके से जवाब दूंगा और बिल्कुल सही बात है। कल खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जानता हूं आप लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आप विश्वास रखिए देश पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और देश को उन्होंने संबोधना भी दी है और देश तैयारी भी कर रहा है। मगर जो अतथ्यात्मक बातें हैं, जो पैनिक फैलाने के लिए, अफरा तफरी फैलाने के लिए जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, उन पर भी किसी प्रकार से अंकुश लगाना और सत्यता को सामने लाना यह आवश्यक है। अभी ऑक्सीजन को लेकर जिस आर्टिकल का हवाला
प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी दे रही है, उस मनी कंट्रोल ने एक कोरिजेंडम अर्थात माफीनामा छापा है। मैं उस माफीनामा को आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि देश के लोग सुन सके कि वह आर्टिकल झूठा था। खुद लिखने वाले ने कहा है, This article has been deleted because it portrayed a misleading picture of industrial oxygen exports from India and was causing unnecessary panic. The export of oxygen for largely industrial purposes in the first 3 quarters of 2020-21 was to the extent of 9,294 metric tons. This represented a little more than 1 day's production capacity in the country. This article should not have been published in the first place. The error is regretted. Editor. खुद एडिटर जिसने ये आर्टिकल लिखा था उन्होंने माफी मांगा है पूरे देश से। और मैं निवेदन करूंगा, प्लीज कृपया करके, लोग परेशान हैं, आप झूठी बातें मत फैलाइए। अमीश जी, कल अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट कर दिया, आगे देखा ना पीछे, उन्होंने ट्वीट कर दिया 2 घंटे बाद सभी दिल्ली के अस्पताल में जो है ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं हम दिल्ली में रहते हैं, लोगों का फ्रैंटिक कॉल आना शुरू हो गया, क्या हमारे लोग मर जाएंगे। लोग हॉस्पिटल भागना शुरू कर दिए, अपने रिश्तेदार जिनके भर्ती थे। और आप देखिए क्या एक चीफ मिनिस्टर, क्या एक नेता इस प्रकार की बातें ट्विटर पे कर सकता है। आपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए था, आपने अंदर बात करना चाहिए था कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। आपने सोचा कि बस एक ट्वीट कर दूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ऐसा नहीं होता है अमीश जी, लोग परेशान हैं, लोगों को और परेशान मत करिए। तीसरी बात, आज प्रियंका वाड्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने इंटरव्यू में एक और झूठी बात कही। उन्होंने कहा सरकार ने डॉक्टरों के साथ जो इंश्योरेंस कवर रखा था उसे हटा दिया है। ये सरासर गलत था। भारतीय जनता पार्टी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर ने भी ट्वीट करके बताया कि बिल्कुल हटाया नहीं गया है, वेंडर चेंज हुआ है। जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस था डॉक्टरों का, वो 1 साल और बढ़ाया जाएगा। मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला। और अमीश भाई, मैं अंत में कहना चाहूंगा, वैक्सीनेशन को लेकर आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये डीमोनेटाइजेशन है और इसका फायदा जो है, इसका फायदा कुछ निजी कंपनियों को होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को धता बताया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इंडस्ट्रीज बताया है। क्यों? वाई? यहां पर करोड़ों डॉक्टर ऐसे हैं, नर्स ऐसे हैं, हॉस्पिटल ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। गंगाराम हॉस्पिटल प्राइवेट है, मेदांता हॉस्पिटल प्राइवेट है। क्या इनको देश से बाहर फेंक देना चाहिए? क्या उन तमाम डॉक्टर्स को जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज कोविड वॉरियर हैं, उनको हमें देश से निष्कासित कर देना चाहिए? क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बंद कर देना चाहिए? क्या कोविशील्ड को मना कर देना चाहिए क्योंकि वो उद्योगपतियों का है? सॉरी, राहुल गांधी को कोई लोग विश्वास करते हैं नहीं। और इस प्रकार की उल जुलूल बातें करके कुछ राजनेताओं ने, और यहां मेरी दीदी बैठी हुई है समाजवादी पार्टी से, क्या अखिलेश जी जल्दी भले हो? अखिलेश जी वो भी पॉजिटिव है, मगर अखिलेश जी ने कहा था मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लूंगा और जब हमारी सरकार आएगी तब लोग वैक्सीन ले, उससे पहले वैक्सीन नहीं ले। आज दीदी बैठी हुई है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। क्या उन्होंने वैक्सीन लिया या वो भी इंतजार कर रही है? ठीक है, मैं एक एक करके जवाब लूंगा। पहले राघव चड्ढा, समित पात्रा, पहले राघव चड्ढा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना की मुहिम है, वो कोविड की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं और जरूरी सामान देश के विभिन्न भागों में पहुंचा रही हैं। एयर लिफ्टिंग हो रही है। इस समय की बड़ी खबर है, भारतीय वायुसेना मैदान में उतर गई है और कोरोना की लड़ाई में एक बड़ा योगदान दे रही है। इस समय की मैं आपको बड़ी स्टोरी बता रहा हूं। ये भारतीय वायुसेना जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जो मेडिकल स्टाफ है, जिन जगहों पे आवश्यकता है उनको लेके पहुंच रही है और ये पूरे देश में हो रहा है। और इंडियन एयरफोर्स ने खुद ट्वीट करके बोला है कि इंडिया फाइट्स कोरोना और हम आपके साथ खड़े हैं। भारतीय वायुसेना मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए मैदान में उतर गई है। ये इस समय की बड़ी खबर है। यानी कुल मिलाकर ये देश के लिए मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन जंग जब होती है तो जंग हिम्मत हार के नहीं होती, जंग लड़के होती है और जंग को जीता भी लड़के ही जाता है। अगर आप हथियार डाल देते हैं तो वो जंग आप नहीं जीत सकते, चाहे वो कोई भी जंग हो। कोरोना एक महामारी है, एक पैराडामिक है, सिचुएशन खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी हो तभी घर से निकले, लेकिन कंफ्यूजन, झूठ, भ्रम, इन सब चीजों से बचें और आप लोग भी बचें, क्योंकि आवश्यकता है उस चीज की। जिस चीज की कमी है उस चीज को सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो प्रदेश सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि उस चीज की कमी ना हो। कौन चाहेगा कि उसके राज्य में लोग मर जाए? कोई नहीं चाहेगा ऐसा। कौन देश चाहेगा ऐसा? मेरे साथ राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा, संबित पात्रा कह रहे थे कि मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जी ने जब कल पैनिक बटन दबाया और बोल दिया सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को एलजी से बात करनी चाहिए थी, गृह मंत्री से बात करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए थी, सिस्टम में और लोगों से बात हो सकती थी, सीधा बयान दे देना या ट्वीट कर देना? क्या आपको लगता नहीं इससे पैनिक फैल जाएगा? और कल दिल्ली की कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि लोग अपने अपने जो उनके परिजन अस्पतालों में थे तो बहुत परेशान हो गए कि कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है, वो बचेंगे नहीं बचेंगे? राघव जी। अमीश भाई, 2-3 चीजें। पहली चीज तो ये कि शायद मेरे मित्र संबित जी बात नहीं जानते हैं कि ट्वीट करने से पहले या सार्वजनिक तौर पर बयान देने से पहले दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने कई आला मंत्रियों से भारत सरकार में बात करी। आप कहेंगे तो मैं नाम भी दे दूंगा। सारे बड़े मंत्रियों से बात भी करी, बड़े ब्यूरोक्रेट से बात करी और अपनी झोली फैलाई और मांग करी कि ऐसे ऐसे वास्तविकता कुछ इस प्रकार है, इस अस्पताल में इतने घंटे की सप्लाई बची है, इसमें इतने घंटे की सप्लाई बची है, तो आप कृपया कर अपनी मदद हमें दें। दूसरी चीज, कई ऐसे अस्पताल भी हैं जिनमें एक बड़ी खबर और, दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बढ़ी है दिल्ली की, ये इस समय की बड़ी खबर है। दिल्ली को अब ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ये भी बड़ी खबर इस समय आ रही है। केंद्र ने कोटा बढ़ाया है। राघव चड्ढा, रिएक्ट टू दिस। बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले इस चीज के लिए, ये बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की इस पहल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्हें एक दिल्ली वाला होने के नाते, दिल्ली सरकार का एक हिस्सा होने के नाते, एक विधायक होने के नाते दिल्ली वालों की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हमने 700 मेट्रिक टन की मांग उनसे करी थी, उन्होंने 378 हमें सबसे पहले दिया था, और वो भी 378 भी हमारा काफी जगह रुक गया, क्योंकि देखा गया है, दिन भर खबरें चली कि हरियाणा में जो प्रोडक्शन प्लांट था ऑक्सीजन का, वहां पर कुछ लोगों को हरियाणा सरकार ने भेजकर दिल्ली की ओर नहीं आने दिया ऑक्सीजन सप्लाई, और वो परेशानी भी मुझे लगता है हल हो जाएगी। और 500 किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हुआ है। पहले खत्म कर लूं अमीश जी, मेरे को। हाँ बिल्कुल, आप खत्म करिएगा राघव जी। किसानों का भी आंदोलन चल रहा है, किसानों का भी आंदोलन चल रहा है, आड़तियों का भी जो आंदोलन चल रहा है, उसके चलते भी काफी आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, काफी ऑक्सीजन की सप्लाई डिलेड हो रही है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, ये मैं उस पर आऊंगा, अभी उस पर भी बता दूंगा। ये सब क्या भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर भी बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि अगर 500 मेट्रिक टन किया है केंद्र सरकार ने, तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और तमाम मंत्रियों का, कई सारे मंत्री व्यक्तिगत तौर पे जिनसे हमारी भी बात हुई, जो लगातार लगे हुए थे केंद्र सरकार के, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि देखिए, दिल्ली में परिस्थितियां कल रात को कुछ इस प्रकार बन गई थी कि 1-2 अस्पताल में ऑक्सीजन जब खत्म हुई तो दूसरे अस्पताल से ऑक्सीजन के सिलेंडर उठा के ले जाकर वहां ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया करानी पड़ी। इस प्रकार की स्थिति भी बनाई, और पिछले कई दिनों से हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री एक ट्रक की मूवमेंट, कि वो निकला कि नहीं निकला हरियाणा के प्रोडक्शन प्लांट से, बॉर्डर पे पहुंचा, दिल्ली के अंदर आया, दिल्ली में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो मॉनिटर कर रहे हैं। एक विषय। दूसरी चीज मैं ये कह देता हूं, जो किसानों का भ्रम फैलाया जाता है, मैं इस पे भी बता देता हूं कि प्रॉब्लम सप्लाई की है, प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है। और आज से 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन पहले भी दिल्ली के अंदर इन्हीं ट्रकों से ऑक्सीजन आती थी, तब तो कोई समस्या नहीं आती थी। तो इस प्रकार के भ्रम फैलाती है जो बीजेपी, उसे बचना चाहिए। और बीजेपी वालों को किस प्रकार से सप्लाई को बढ़ाया जाए, जैसे कि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, भारत सरकार ने 9,200 मेट्रिक टन वित्तीय वर्ष 2021 में एक्सपोर्ट कर दिया, जिसमें से बांग्लादेश को कई हजार मेट्रिक टन दे दिया। पिछले सालों के मुकाबले दुगना एक्सपोर्ट ऑक्सीजन का कर दिया। अरे भाई, ये एक महामारी का साल है, ऑक्सीजन था। ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। संबित, अगर आपने हजारों मेट्रिक टन एक्सपोर्ट कर दिया और हिंदुस्तान के लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, तो सवाल तो खड़ा होगा कि नहीं होगा? सवाल खड़ा होगा। और आज अगर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सामने झोली नहीं फैलाएंगी, तो किसके सामने झोली फैलाएंगी? केंद्र सरकार तो बड़ा भाई है हमारा, उसको ठीक है, जवाब सुन लेते हैं राघव जी। संबित पात्रा, जवाब। देखिए, पहली बात तो है, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट को लेकर अभी मैंने, शायद आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जब जुड़े नहीं थे, मैंने पूरे विषय को रखा था, मैं दोहराऊंगा नहीं। दूसरी बात है, किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भ्रम नहीं फैलाया। जो आइनॉक्स है, जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसने कहा क्योंकि सिंघू बॉर्डर ब्लॉक है किसान आंदोलन के कारण, और आज 20,000 और आड़तिये आ गए हैं पंजाब से, तो स्वाभाविक रूप से गाड़ियों को 100-100 किलोमीटर का डिटूर लेकर दूसरे रूट से आना पड़ रहा है, इसलिए कुछ घंटों की देरी हो रही है। अभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2 महीने पहले भी तो उसी सड़क से ऑक्सीजन आता था।
2 महीने पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फर्क है। 2 महीने पहले में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट था वो अब बढ़ चुका है, इसलिए वो कहना कि 2 महीने पहले भी किसान बैठे हुए थे इसलिए अब बिल्कुल स्थिति वही है, उचित नहीं है। तीसरी बात है, कुंभ के विरोध में कहने वाले, और मैं तो मानता हूं कुंभ को बिल्कुल प्रतीकात्मक बनाना अनिवार्य था, मैं साधुओं को धन्यवाद भी देता हूं, उन्होंने उसे प्रतीकात्मक बनाया, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की, मगर किसान आंदोलन को राजनीतिक कारणों से उसको समर्थन देना, आज 20 से 25 हजार तथाकथित किसान, मैं तो किसान नहीं मानता हूं, आड़ती जो हैं वो कुछ राजनीतिक दलों के बिहेस्ट पे फिर से सिंघू बॉर्डर और बाकी बॉर्डर्स पे आ गए। क्या ये उचित है या उनको हटाना चाहिए, ये भी प्रश्न उठता है। और अंतिम बात मैं कहूंगा, देखिए आप बिल्कुल सही बात है, आप झोली मत फैलाइए, आपका अधिकार है, आपको जो आपका अधिकार है वो अधिकार अवश्य मिलेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें तू मैं और राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और किसी मुख्यमंत्री का ये दायित्व नहीं है कि वो पैनिक बटन दबाए। बिल्कुल आश्वासित करिए और लोगों को कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी यहां दिल्ली में। ओके राघव चड्ढा 30 सेकंड रिबटल। देखिए, अगर नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है और मैं संबित जी की इस अश्योरेंस का स्वागत करता हूं। मैं कोई इनसे लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मुझे कोई वैचारिक राजनीतिक लड़ाइयां आज नहीं लड़नी है, उसे कभी बाद में लड़ेंगे जब महामारी चली जाएगी। लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आज से 15 दिन पहले भी ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल थी, इन्हीं बॉर्डर से आती थी, उस समय तो भाजपा किसानों को ब्लेम नहीं करती थी। आज ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं है कि बॉर्डर पे भीड़ है, दिल्ली के 18 बॉर्डरों में से 2 बॉर्डर पे लोग बैठे हैं इसलिए सप्लाई रुक गई। आज समस्या पीछे से सप्लाई की है, प्रोडक्शन की है, कि हिंदुस्तान के अंदर डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की महामारी के चलते, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाई, तो एक डिमांड सप्लाई गैप आ गया। अच्छा, जो सप्लाई थी, जितनी हम करते थे हिंदुस्तान में, जितना प्रोडक्शन होता था उसको हमने एक्सपोर्ट करके और हिंदुस्तान में घरेलू खपत के लिए और कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी फेलियर केंद्र सरकार का नजर आता है, और एक विपक्ष होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है अमीश भाई कि हम इनसे ये सवाल पूछें, देश की आवाम के बिहाफ पे इनसे ये सब कठोर सवाल पूछें कि बताएं कि बांग्लादेश को 4000 मीट्रिक टन की जरूरत है कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को 4000 मीट्रिक टन की जरूरत है, किसको जरूरत है? ठीक है, ओके, मैं संबित आपके पास आऊंगा। शुभराष्ट्र का मैं रोक करता हूं। शुभराष्ट्र, क्या ये मिसकैलकुलेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने तो कह रहे हैं कि आपदा देश की है, अफसर मोदी के मित्रों का है, अन्याय केंद्र सरकार का है। वैक्सीन फॉर ऑल की डिमांड हो रही थी, अब वैक्सीन फॉर ऑल की डिमांड पूरी हो गई है तो ये कहा जा रहा है कि सेंटर सारा खर्चा क्यों नहीं बियर कर रहा? क्या आपको लगता है कि आपदा में सियासत अपने तरीके से हो रही है? आमिर जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका आया है देश के पास जहाँ पे सब एक साथ आ करके इस महामारी से लड़ने भिड़ने का समय है। आपस में लड़ने भिड़ने का समय ये नहीं है। सिंपल सी बात है, आप हो, हम हैं, कोई भी व्यक्ति आज अपना फोन उठा करके अपनी इमीडिएट फैमिली से अगर बात करे तो वहाँ आपको 3-4 मरीज जरूर मिल जाएंगे। मैं अपने घर में होम क्वारंटीन हूँ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव है, और ऐसे सिचुएशन में अगर टेलीविजन डिबेट्स में या फिर ट्विटर पे या जितने भी नेतागण हैं उनको बोलते हुए अगर लोग सुनते हैं इस तरीके की सियासी भाषा, तो बहुत मन क्षुब्ध होता है, क्योंकि ये बात निश्चित रूप से तय है कि पिछले 1 साल में जब से कोरोना आया तब से लेकर अब तक जो तैयारी की जानी थी, ये केंद्र सरकार भी मान रही है कि वैसी तैयारी नहीं की जा सकी, और उस तैयारी के नहीं होने का खामियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। इसमें स्टेट की भी गलती नहीं, इसमें कुछ लापरवाही सेंटर की तरफ से भी आई, लेकिन अब जब ये समस्या हमारे सामने है तो इस समस्या को लेकर के क्या हम सियासी राजनीति करें, ये मुझे लगता है नेताओं के सामने एक नैतिक प्रश्न है आमिश जी। और ये जिस तरीके, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह देना चाहती हूँ, हिस्ट्री जरूर जीते जाने वाले लोगों की कलम से लिखी जाती है, लेकिन दृष्टिहीनता और दृष्टिपात, इन दोनों पर हिस्ट्री राइटर्स की नजर होती है, और अल्टीमेटली इतिहास याद रखता है क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से किसने क्या कहा और क्या किया। तो ये बात सभी नेताओं को याद रखनी चाहिए कि जब 2021 का इतिहास आज से 20 साल बाद लिखा जाएगा, कोई ना कोई लिखेगा ही आमिश जी, क्योंकि जिस तरीके की त्रासदी और आपदा से हम गुजर रहे हैं, कई साहित्यकार छोड़ करके जा रहे हैं, कई कलाविद छोड़ करके जा रहे हैं, तो इतिहास भी लिखा जाएगा और रचनाएं भी रची जाएंगी। कौन किसका मूल्यांकन किस तरह होगा, ये एक बार नेताओं को अपने गिरेबान में झांककर जरूर देखना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने करा है कि नेताओं को अपने गिरेबान में जरूर झांक के देखना चाहिए। जूही सिंह हमारे साथ हैं। जूही सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आवाज वहां तक नहीं जा पा रही है।
अबे दुबे आप हाथ खड़ा करें। अबे जी, मैं ये समझ नहीं पाया, आपदा देश की, अफसर मोदी के मित्रों का, अन्याय केंद्र सरकार का, और ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये तो वैक्सीन बना रहा है, ये तो वैक्सीन बना रहा है। वो वैक्सीन आपने भी ली होगी अगर आपकी उम्र आ गई है, लिया कि नहीं लिया आपने वैक्सीन? अभी अमीश देवगन जी, मैं पहले इस बात पर आपकी प्रकाश डाल दूं कि ये संबित पात्रा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को या केंद्र की सरकार को मुख्यमंत्रियों को कहना चाहिए था। कहा था, उद्धव ठाकरे जी ने फोन लगाया, पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी रैली में है। यही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि अमेरिका वैक्सीन के प्रोडक्शन का जो जरूरी सामान है, उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगा दिया और हमारे संसाधन रोक दिए। 8 मार्च को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हमारा सिर्फ 70 मिलियन पर मंथ बनाने की कैपेसिटी, सुनिए ना, और कोवैक्सीन की है। उसी इम्यूनोजेनिसिटी डेटा के आधार पर स्पुतनिक ने कहा था कि लेंसेट में पब्लिश है, जैसे कोविशील्ड ने किया है, हमको अनुमति दे दो, मगर उसको रिफ्यूज कर दिया। दूरदर्शिता नहीं थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहां नहीं थे। मुझे विश्वास है, आप भारत की वैक्सीन के लिए तो आप बोल रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के मित्र की वैक्सीन है। भारत की वैक्सीन के लिए आप बोले नरेंद्र मोदी के मित्र की वैक्सीन है। सफेद झूठ। कोविशील्ड पर हमने, वो तो हमारे यहाँ ट्रायल भी नहीं हुए, कोविशील्ड का तो सारे अब्रॉड ट्रायल हुए, हमने आपत्ति नहीं ली, लेकिन कोवैक्सीन की आपने भी खबर दिखाई। आप टीवी 18 मध्य प्रदेश ने खबर दिखाई कि कैसे ट्रायल के बाद लोगों का देहांत हो रहा है कॉलोनी। देखिए, अब अभी भी आप वैक्सीन को लेकर इस तरह से, अगर वैक्सीन को लेकर अभी भी आप इस तरह से अगर असमंजस फैलाएंगे तो मुझे लगता है वो देश के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है हो सकता है एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हो जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप क्या प्रचारित करना चाह रहे हैं? किसी को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, कोवैक्सीन? बिल्कुल 100% लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। सौम्या स्वामीनाथन का इंटरव्यू, आज ही ICMR की स्टडी आई है कि कोवैक्सीन हर तरह के स्ट्रेन में काम कर रही है। भारत की जो वैक्सीन है वो हर तरह के स्ट्रेन में काम कर रही है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है। अब सौम्या स्वामीनाथन ने क्या कहा वो मेरी बहस का विषय नहीं है ना। अरे आप नहीं, देखिए, आप दुनिया में किसी कोने में कोई भारत की वैक्सीन की बदनामी करेगा, उसको हम नेशनल चैनल पे आके बोलेंगे। देखिए, हमें ये देखना है कि इस समय हम कितने लोगों को बचा सकते हैं। नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं लगाई वैक्सीन, ये डेटा है मेरे पास, ये गृह मंत्रालय। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है संबित पात्रा, ये आप राज्यों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को तो 250 रुपए में वैक्सीन मिलेगी लेकिन राज्य सरकारों को 400 रुपए में मिलेगी, ऐसा क्यों? जवाब संबित पात्रा, 30 सेकंड। मेरे साथ जूही सिंह जुड़ गई है, मेरे को जूही सिंह का रुख करने दीजिए, काफी देर से इंतजार कर रही है। जूही जी, क्या केंद्र सरकार राज्यों के साथ अन्याय कर रही है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है? अमित जी, आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और शो है, आपके माध्यम से हम लोग की बात हर जगह पहुंचती है, तो मैं कोई भी नॉन सीरियस, नॉन गंभीर बात नहीं करूंगी। ये बात सही है कि किसी भी सरकार ने पिछले 1-1.5 साल में कोई तैयारी नहीं की। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। ऑक्सीजन की किल्लत है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जगह जगह लोग वापस किए जा रहे हैं हॉस्पिटल से क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर KGMU, हम बार बार कह रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल को, जिसको समाजवादी पार्टी ने बनाया, उसको कोविड हॉस्पिटल बना दीजिए, KGMU को कोविड हॉस्पिटल बना दीजिए। शासनादेश 1 हफ्ते पहले हो चुका है लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक नई चिट्ठी दी गई है कि CMO की एक चिट्ठी की जरूरत होगी एडमिशन के लिए। क्यों हम इस तरह के ब्यूरोक्रेटिक टैंगल्स में फंस रहे हैं? लोगों को बचाना है, कठिनाई को समझना है, कठिनाई हमारे सामने है और अभी तो कठिनाई है, चाहे वो जिंदगी को ले लें, चाहे शमशान घाट को ले लें। रिश्वत, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी बहुत धड़ल्ले से चल रही है। हरियाणा क्यों किसी की ऑक्सीजन रोक रहा है? हमारे पास 2 से 2.5 हजार ट्रक है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जहां जहां प्रोडक्शन सेक्टर है, अगर सप्लाई में कहीं सप्लाई गैप्स है तो उसको तो सब सरकारों को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। हमारी कहाँ आवश्यकता है, हमें बता दीजिए। बाद में हमसे प्रश्न पूछ लीजिएगा कि हमारे किस नेता ने क्या कहा और आपके किस नेता ने क्या कहा। जहां तक वैक्सीन की बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक दाम पे दी जा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट जरूर इसकी एक सामंजस्य स्थापित करे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि उनको वैक्सीन कौन लगवाएगा, उनको वैक्सीन से मतलब है जो वैक्सीन सही तरीके से सरकार लगा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जरूर एक डिफरेंशियल चार्ज कर ले, लेकिन इसके लिए तो अपनी राज्य सरकारों से लोग प्रश्न पूछेंगे ना।
हमारी एक मीडियन एज है 25 वर्ष। 25 वर्ष हमने 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों का जिम्मा ज्यादातर राज्य सरकारों पे छोड़ दिया है। तो एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी तो अब बनानी ही पड़ेगी अमीश जी, से दोबारा प्रश्न न हो। ये हर चीज को हम लोग एक फायर फाइटिंग मोड में क्यों लेते हैं, आपातकाल की तरह क्यों लेते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसमें मैं किसी पर भी उंगली उठाऊं, हर सरकार का यही हाल है। लेकिन लखनऊ में बुरा हाल है, हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, डिपेंडेंट है अपनी सप्लाईज के लिए, और जगह से बहुत सारे देखिए जूही सिंह जो बात कह रही है कि समस्या तो है, समस्या से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, और मुझे लगता है कि इस बात को आप एक प्रवक्ता होने से पहले एक डॉक्टर भी हैं, समस्या है, और आपके अपने डॉक्टर फ्रेंड से भी बात हो रही होगी कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, और आपको भी कितने सारे फोन आ रहे होंगे, मुझे भी कितने सारे फोन आ रहे हैं, जहां पर कई जगह रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही है, कई जगह ऑक्सीजन की भी दिक्कतें आ रही हैं। क्या बेड्स की दिक्कत है? ये नॉर्मली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप नॉर्मली किसी भी मुल्क के अंदर, भारत के अंदर तो 0.1% के करीब बेड्स होंगे, लेकिन यहां पर आप जनसंख्या देखिए कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, ये किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पिछले 1 साल में काम होना चाहिए था, संबित पात्रा, वो काम आपने 6 महीने तो करा, लेकिन अगले 6 महीने आप बंगाल के इलेक्शन में बिजी हो गए, और जब आप बंगाल के इलेक्शन में बिजी हो गए तो आपको लगा कि ठीक है अब कोरोना जा रहा है, अब हम बंगाल के इलेक्शन लड़ते हैं, बंगाल, असम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, और वहां से आपका ध्यान हट गया। अमीश जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इंडिया का जो पॉपुलेशन है और जिस प्रकार से इंडिया ने कोविड को पहले भी मैनेज किया और अभी एक विकराल स्थिति है, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने मुंह मोड़ लिया है। ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी को बिल्कुल ठीक किया गया है, दुरुस्त किया गया है, 50,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया गया है, 162 पीएसए प्लांट्स खोले गए हैं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन डाइवर्ट किया गया है, प्रोडक्शन सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, ग्रीन कॉरिडोर और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। रेमडेसिविर भी 74.5 लाख टैबलेट्स प्रतिदिन के प्रति माह के हिसाब से मैन्युफैक्चर हो रहा है। 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्स्ट्रा लाइसेंस दिया गया है। जो आवश्यकता है वो रैशनलाइजेशन की है। बात मैं बीच में नहीं कह रहा था, रुकिए, रैशनलाइजेशन की है, रैशनलाइजेशन करने की आवश्यकता है, पैनिक नहीं करिए। रेमडेसिविर इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग, हर किसी को यह ड्रग नहीं देना है, नहीं लेना है। ये बार बार आज भी तीनों डॉक्टरों ने जब बात की, चाहे वो नरेश त्रिहान जी हो, देवी सेट्टी जी हो, चाहे गुलेरिया जी हो, सबने इसको एम्फसाइज किया है कि रैशनलाइजेशन इज वेरी एसेंशियल। नंबर 3, यहां पर कहा गया कि नॉन सीरियस बातें नहीं होनी चाहिए। सीरियस बातें, नॉन सीरियस बातें कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये मोदी जी का दोस्त है और इसका फायदा मोदी जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, और कोवैक्सीन से लोगों को डेथ हो जा रहा है, ये कहा जा रहा है अभी। और यहां जूही जी क्या कहेंगी? जूही जी के नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी का वैक्सीन है, इसको तो कोई मत लगवाए, मैं भी नहीं लगवाऊंगा। और जूही जी तो ठीक है, हम सम्मान करते हैं जूही जी का, मगर मेरा तो मानना है जूही जी से बड़े नेता तो अखिलेश जी है ना। गलत कोट नहीं कर रहा हूं जूही जी, अखिलेश जी के बाइट को चलाइए, अखिलेश जी के बाइट को चलाइए प्लीज। यहाँ जूही जी झूठ बोल रही है, अखिलेश जी के बाइट को चलाया जाए। अखिलेश जी ने कहा ये बीजेपी का वैक्सीन है और हम ये, आप झूठी हैं, आपकी पार्टी झूठी है। अमीश जी आप एंकर हैं, आप अभी अखिलेश जी के बाइट को चलाइए, आप अभी अखिलेश जी के बाइट को चलाइए। ये आप झूठ बोल रही है कि अखिलेश जी की बाइट को हम गलत बता रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, अखिलेश जी ने कहा कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, अखिलेश जी ने कहा जब हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगाएंगे। आप बोल रहे हैं अखिलेश जी ने ऐसा नहीं कहा। मैं तो आपका सम्मान करता हूं, मगर आप अखिलेश जी की बातों को छुपाइए मत। अखिलेश जी ने झूठ कहा था, अखिलेश जी ने गलत कहा था, अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश जी नॉन सीरियस बातें कर रहे थे, अब आप चिल्ला के कुछ लाभ नहीं है, आप माफी मांग लीजिए। ऑक्सीजन आप कब उपलब्ध कराएंगे? अमीश जी, अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं, यहाँ जूही जी कह रहे हैं एक एक करके दोनों अपनी बात को रख लें। न्यूज 18 से अखिलेश जी की बात को आप चलाएं। अखिलेश जी ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था, ये चला के दिखाएं। अखिलेश जी ने कहा था ये बीजेपी का वैक्सीन है, हम में से कोई ये वैक्सीन नहीं लगाएगा। अखिलेश जी ने कहा था जब हमारी सरकार आएगी तब हम लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, आप वैक्सीन मत लगाइए। ये
ये सब अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं कहा था? आप बताइए। और आज ये कह रहे हैं कि किसी को नॉन सीरियस बात नहीं करनी चाहिए। सबसे ज्यादा नॉन सीरियस बात अखिलेश जी ने किया है। सबसे ज्यादा नॉन सीरियस बात अखिलेश जी ने किया है। कोई जूही जी मत चिल्लाइए आप। लोगों के मौत के जिम्मेदार आप भी हैं। महाबेशरम आपके अखिलेश जी है। टोटी चोर महाबेशरम है। वो टोटी चोर महाबेशरम है, याद रखिए। टोटी चोर महाबेशरम है। टोटी चोर को बचाइए मत। टोटी चोर महाबेशरम है। बदतमीज, निहायत बदतमीज व्यक्ति है आप लोग बदतमीज हैं। बिल्कुल सही बोला मैंने जो अखिलेश जी ने कहा था। आप चिल्ला रही हैं। आप बचाना। एक सेकंड, विषय पे रहते हैं। विषय मेरा निवेदन है, विषय पे रहते हैं। एक सेकंड। टोटी चोर के बारे में सच कहा है मैंने। टोटी चोर ने एक सेकंड संबित, ये वैक्सीन बीजेपी का है। टोटी चोर ने बताया था ये वैक्सीन कोई नहीं लगाए। टोटी चोर ने बताया था। टोटी चोर ने ये सब बोला था। अमीश जी आप चला क्यों नहीं देते हैं? अमीश जी आप अखिलेश जी के बयान को चला क्यों नहीं देते? देखिए अभी मैं पुराने बयानों को कहां चलाऊंगा। देखिए एक सेकंड सुब्राष्ट्रा कुछ हाथ खड़ा करिए। सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाहिए। सुब्राष्ट्रा बोलिए, अब अपनी बात को रखिए। सुब्राष्ट्रा वैसे हम कह रहे हैं कि वैक्सीन सबको लेनी चाहिए, लेकिन वैक्सीन पर भ्रम भी आए, नाना प्रकार की बातें आई। क्विकली सुब्राष्ट्रा। देखिए आमिर जी, वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर के तो जो भी नेता सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नेता खुद इतने नॉन सीरियस हैं। दो नेता पॉजिटिव हैं जिनके दल से लोग आकर के बात करें। मैं उस बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगी। मैं दो अनाउंसमेंट्स करना चाहती हूँ। बहुत सारी अनाउंसमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन है। इतने सारे युवा जुड़े हुए हैं ग्राउंड पे, अपने घर परिवार के अलावा लोगों की चिंता करते हुए लोग काम कर रहे हैं। नेताओं को ये नहीं सूझ रहा कि इसके अलावा जाकर के क्या और किया जा सके। यही दिल्ली से कितने लोग, कितने माइग्रेंट्स, फिर से वही क्राइसिस, हम वही नजारा हम देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का एड, आई एम रियली सॉरी टू से, इट्स नॉट वर्किंग। लोग अभी गांव जा रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं बिहार में, लोग पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी। मैं अपील करना चाहती हूँ जो भी ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं उनसे कि जो स्कूल्स हैं उनको प्लीज खोल दिया जाए, जैसे पहले खोला गया था क्वारंटीन सेंटर्स के लिए। बेड्स की किल्लत है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर पीएचसीज थोड़ा सा और एक्टिव हो, और कुछ डॉक्टर्स जो ऑलरेडी बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हैं, अगर डॉक्टर्स ना हो तो जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर वो थोड़ा वॉलंटियर करके अगर उन बेड्स पे जाकर, बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन है यार, एंड आई वांट टू थैंक यू कि आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन दिया है। राघव चड्ढा, हालांकि ये सलाह है आपको, आप सरकार में है। देखिए दिल्ली के अंदर एक बार फिर हम पलायन की स्थिति को देख रहे हैं। उस पलायन की स्थिति को देखते हुए आप क्या करते? लास्ट टाइम तो सारा ब्लेम केंद्र सरकार पे आया था कि केंद्र ने मैनेज नहीं किया। चाहती हूँ आमिश जी, उसके बाद राघव जी आप अपना दलील देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, मैं अपनी बात रखूं किसी भी जगह पे, बस अड्डे पे लोगों को रोकते हुए, भले ही ठीक है, आपने सुब्राष्ट्रा ये बात को रखा, ऐड दे रहे हो, लेकिन कोई विधायक नहीं खड़ा है जाकर के उन मजदूरों से अपील करने के लिए। ठीक है, राघव जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। मैडम मैं राघव जी से जवाब राघव जी, आपका कोई विधायक, आपका कोई नेता सड़क पे नहीं खड़ा हुआ है उन मजदूरों को मना करने के लिए कि वो मत जाएं, पलायन ना करें? जैसे ही ये 6 दिन के लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया है कि हम, और खास करके अपने प्रवासी भाई बहनों से, मजदूरों से जो दिहाड़ी कमाने के लिए दिल्ली आते हैं, दिल्ली उनका घर है, वो दिल्ली की प्रगति में, विकास की डोर में बराबरी के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा कि आपके लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में सारे इंतजाम किए गए हैं, आप कृपया भी करके छोड़कर दिल्ली वापस ना जाएं। जैसे कुछ नज़ारे हमने पिछली बार देखे थे। फिर भी हमने देखा कि उस समय तो बहुत मात्रा में लोग गए थे, उस मात्रा में नहीं, लेकिन एक कम मात्रा में लोगों ने जिस दिन अनाउंसमेंट हुई लॉकडाउन की, उस दिन और उस अगले दिन सुबह दिल्ली से जाने का मन बनाया। और उनसे कई लोगों, हम में से कई लोगों ने बात करी, आपके कई पत्रकार बंधु उनके सामने थे, उन्होंने बात करी, उन्होंने ये बात मानी कि भाई दिल्ली में हमें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नजर आती है, लेकिन हमारे मन में एक शंका है, हमारे मन में एक अनसर्टनिटी का भाव है कि हो सकता है ये लॉकडाउन 1 महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, 6 महीना चले, पहले वही तो पॉइंट है राघव जी, वही तो पॉइंट है। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो लास्ट टाइम ये कहा जा रहा था ये अनप्लैंड है। इस बार तो आपने प्लान्ड लॉकडाउन लगाया, लेकिन तब भी ये स्थिति आ रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने भी आज से 1 साल पहले लॉकडाउन लगाया था तो सुबह अनाउंस हो गया था, रात को 8 बजे उन्होंने अनाउंस किया, रात को 12 बजे से वो लग गया। तो कहने का मतलब है लॉकडाउन कोई इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ नहीं, हर सरकार का कोशिश ये होता है कि लॉकडाउन लगाया ही ना जाए,
जी हमारे जी भी जी, यही दैट्स द कोशिश रियल की। पॉइंट। हमने भी ये समझा कि लास्ट रिजॉर्ट है लॉकडाउन। हमने भी ये प्रयास किया कि जीवन और जीविका के बीच में एक बड़ा बैलेंस बनाकर हम चलें और लॉकडाउन की स्थिति ना आए। और कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में ये कहा कि मैं राज्यों को कहता हूं कि लॉकडाउन लास्ट रिजॉर्ट है, जब स्थिति बद से बदतर हो जाए, हाथ ओके ओके ओके, मेरे को रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।